नाजरीन आदाब। आज के इस प्रोग्राम में बात बच्चों की, उनके हुकूक की, उनसे मुताल्लिक एक अहम कानून की। जी हाँ, बच्चे किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। जैसे मजबूत बुनियादों के बग़ैर कोई इमारत नहीं टिक सकती, उसी तरह एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क की तामीर में बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत ज़रूरी है। बच्चों की मासूमियत, उनकी कमज़ोरी, उनकी नापुख्तगी को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया भर में उनके लिए क़वानीन बनाए गए हैं। एक तरफ उनकी तालीम और उनकी हिफाजत के लिए क़वानीन बनाए गए, तो दूसरी जानिब वो बच्चे जो किसी जुर्म में मुब्तला हैं उन्हें किस तरह ट्रीट किया जाए, या वो बच्चे जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन उन्हें ज़रूरत है मदद की, किफ़ालत की और हिफाजत की, तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, इसके लिए भी कानून मौजूद हैं। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की। 1986 से लेकर 2015 तक दोनों कवानीन को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें आई गई तब्दीलियों की भी बात करेंगे, अमेंडमेंट्स की भी बात करेंगे। और अगर आपके मन में कोई अहम सवाल इससे मुताल्लिक़ है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं मोहतरमा तन्वी खुराना, आप हैं स्पेशल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में, और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट मोहतरमा प्रज्ञा परिजात सिंह। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले तन्वी खुराना जी से आगाज़ करेंगे कि जब हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करते हैं, बच्चों से मुताल्लिक़ इस अहम कानून की बात करते हैं, तो सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि 1986 में एक ऐसी ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो बच्चों के मामलात को हैंडल करे। तो इसकी तारीख़ को, अगर इसकी पृष्ठभूमि को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के, तो मैं चाहूँगा आप उस पर भी रोशनी डालें ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं इस कानून के जो बैकग्राउंड है उसे समझ सकें। देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यूएन की एक पार्टी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य के साथ हमारा देश भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो संयुक्त राज्य में किए गए कोई भी कन्वेंशन या डिक्लेरेशन को हमें यहाँ पर ज़मीनी तौर पे अपना कानून बनाने का ऐसा प्रावधान है ही है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस जो हुए हैं उनकी डिक्लेरेशंस आई और उसमें ये महसूस किया गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल कानून, यानी कि जो ऑलरेडी कानून है उससे अलावा एक अलग से कानून स्पेशल प्रोविजंस जैसे होना चाहिए था। तो इसी तरह से इसी श्रृंखला में धीरे धीरे हमारे कानून जो हमारा देखिए, कानून दो तरह के होते हैं। एक फौजदारी कानून होता है जिसको क्रिमिनल साइड पे हम कहते हैं, दूसरा दीवानी यानी सिविल। इसी तरह से हमें ये महसूस किया गया कि फौजदारी कानून में बच्चों को शायद कुछ अलग तरीके से उन्हें पेश करा जाना चाहिए और उनका जो कानून है वो डिफरेंट होना चाहिए, और जिस तरह से अदालत की तारीखें और उनकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं उन बच्चों के लिए अलग होनी चाहिए। 86 के कानून जो आप बात कर रहे हैं सर, उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। वो हमने एक ढांचा ज़रूर उस समय पैदा किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि बच्चों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनके लिए कानून थोड़ा अलग तरीके से काम करना चाहिए। पर 86 के बाद लगातार अमेंडमेंट्स कर फिर फाइनली हम एक माइलस्टोन पे पहुँचे जो था 2000 का अधिनियम, जो था हमारा 2000 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। उस एक्ट में बेसिक एक स्ट्रक्चर बन गया कि ये जो बच्चे हैं जो किसी कारणवश किसी अपनी जो उनकी समस्याएं हैं, जो सामाजिक प्रॉब्लम्स है, उस कारण से या इस तरह से इन्फ्लुएंस या इम्प्रेशन होकर वो इस तरह कानून के गलत संगत में पढ़कर कानून के उल्टी साइड पर, उल्टी दिशा में कुछ कार्य कर जाए, तो उन्हें हमें एक अलग दर्जा देकर उन्हें बड़ों के कानून से अलग समझकर उनके साथ वो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। फिर 2000 के बाद और इसमें बेहतर अमेंडमेंट्स के साथ 2015 का कानून आया जिसमें CNCP, यानी वो बच्चे जिनको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, यानी उनकी हमारे को संरक्षण करने की, उनकी हिफाजत करने की ज़रूरत है, देखभाल करने की ज़रूरत है, उन पर भी उतना ही फोकस लाया जाए, इस तरह से कानून आया। उसके साथ साथ अडॉप्शन भी इसी एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव एक ही एक्ट के अंदर ये सभी बच्चों से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो आ जाए। इवन 2015 के एक्ट में फिर अमेंडमेंट हुआ जिससे उसे और ज़्यादा जहाँ जहाँ हम और बेटर बना सकते थे, टाइम फ्रेम ऐड कर सकते कि बच्चों के केस में ज़रूरी है कि हर चीज़ उन्हें समय से मिले, तो जहाँ जहाँ टाइम फ्रेम ऐड हो सकता था
वो उस अमेंडमेंट में ऐड हुआ और बेटर प्रावधान बनाए गए और हीनियस जो ऑफेंसेस होते हैं उनके ऊपर भी और ज़्यादा रोशनी डाली गई। जो जुर्म होते हैं उसको भी समझाने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ वक्त और ज़रूरत के मुताबिक जो तब्दीलियां थी वो भी उसमें लाई गई। प्रज्ञा जी से जानना चाहेंगे एक वकील के तौर पर कि जब हम तमाम कवानीन की बात करते हैं तो बच्चों से मुताल्लिक़ ये कानून कितना अहम हो जाता है हमारे यहाँ के, हमारे देश के बच्चों के लिए, और अगर हम इसके मकसद की बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि इस कानून को भी एक सज़ा के तौर पर या ऐसा समझा जाता है कि बच्चों को सज़ा देने के लिए। तो मैं इसकी अप्रोच की भी बात करना चाहूँगा, इसके मकसद पर भी बात करना चाहूँगा और इसकी अहमियत पर भी मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। देखिए, कहते हैं राष्ट्र का निर्माण या भारत भाग्य विधाता बच्चे होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि इमारत का बेस कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही मायने रखता है। शुरुआत की अच्छी तालीम या उनका ओवरऑल वेलबींग कैसा हुआ है, ये आगे उनका फ्यूचर डिटरमाइन करता है। किंतु ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं, जहां उन्होंने माता पिता के बीच में कभी अनफॉर्चुनेटली अच्छा संबंध नहीं देखा है, या वो आस पड़ोस में या उनकी सामाजिक विषमताएं उनको कुछ ऐसे कुकृत्य करने पर मजबूर कर देती हैं जो उन्हें लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट कर देते हैं। यदि हम भारत के संविधान पे जाएं तो राइट टू इक्वालिटी हमारे यहाँ इस चीज़ का पुरजोर समर्थन हुआ है। बोला गया है कि सबको कानून समतल्य दृष्टि से देखेगा। हाउएवर कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नाम के सुंदर प्रावधान हैं जहां पे स्टेप्स एक्स्ट्रा बनाए गए हैं कि महिलाएं, बुजुर्ग या बच्चों को पॉजिटिव वे में उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, उनको संरक्षण देके। उसी के सब कैटेगरी में यदि हम जाएं तो जैसा कि मेरी को-कलीग को पैनलिस्ट ने बताया कि 1986 में ये लॉ आया था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें बहुत तरीके के चेंजेस या अमेंडमेंट आए। जो 2015 का संशोधित कानून है उसके प्रिटेक्स्ट पे हम जाएं तो वो 16 दिसंबर की भयावह रात थी कि निर्भया का कांड हुआ था, और जो उसमें मेन कन्विक्शन जिसके अगेंस्ट था या एलिगेशंस जिस अक्यूज्ड के अगेंस्ट था उसकी उम्र 17 साल 6 महीने थी। तो ऐसी स्थितियां आती हैं जहां वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को हमारे संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो या कहीं पर भी। लेकिन आप एक बच्चे को एक एडल्ट के एक बराबर नहीं देख सकते। यही मकसद था इस कानून को लाने का। अब कुछ ऐसे, अब जुवेनाइल्स की यदि हम बात करें तो बाय लॉ इसकी डेफिनेशन वो है कि कोई भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा यदि उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो हीनस या प्रथम दृष्टया एक ऐसा कुकृत्य है जिसमें पनिशमेंट 7 साल के ऊपर है, तो उसे हम जुवेनाइल की कैटेगरी में डालेंगे, ना कि हम उसे एडल्ट के कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन इसके बहुत सारी इसमें विषम परिस्थितियां आती हैं जहां क्या उसकी मैच्योरिटी लेवल को इक्वेट किया जा सकता है कि उसकी उम्र का नंबर क्या था, क्या वो 17.5 साल का लड़का या लड़की ऐसा था जो सब कुछ समझ बूझ के, जानबूझ के उसने ये चीज की, क्या उसको रिपरकशन समझ आते हैं, क्या आगे क्या किया जा सकता है। इस तरीके के छोटे छोटे निटी-ग्रिटीज को कानून में लाया गया। पहले की अप्रोच ये थी कि बच्चे का सुधार करना है, रिफॉर्मेटिव है, और या तो उसने गलत किया है तो उसे जुवेनाइल बोर्ड्स में रखा जाएगा, उनका रिफॉर्मेशन होगा। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा रेट्रीब्यूटिव भी था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कुव्वत ये है कि बच्चे का न सिर्फ सुधार हो बल्कि उसका सोशल एसिमिलेशन, उसका सोशल इंटीग्रेशन भी हो, ताकि उसे हम एक विक्टिम के तौर पे या एक हार्डकोर ऑफेंडर के तौर पे ना ट्रीट करें। हम ये देखें कि शायद उसकी स्थितियों ने उसको ऐसा बनाया था और एक सुधार का मौका जरूर दें, एक सुधार का मौका उसे जरूर दिया जाए। और जब हम इस कानून की बात करते हैं तो इसके अंदर जो जुर्म है उनको भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। मैं चाहूँगा तन्वी जी से कि वो उस पर रोशनी डालें कि जो बच्चों के ज़रिए जो जुर्म हो जाते हैं तो उन क्राइम्स को किस तरह से अलग अलग श्रेणी में रखा गया है और उसके तहत क्या कुछ इसके अंदर प्रोविज़न किए गए। जी सर, जो जुर्म है उनको 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जिसको हम कहते हैं पेटी ऑफेंसेस, यानी छोटे मोटे क्राइम। तो ये जिनकी सज़ा 3 साल तक की है उन जुर्मों को हम पेटी ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। यही मेरा ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं वो अगर कोई बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है उस पे या तो इल्ज़ाम है या ये माना जाता है कि उसी ने ये कार्य किया है, तो उसका जो ट्रायल का प्रोसीजर होगा वो बहुत छोटे में, जिसको हम कहते हैं समरी प्रोसीजर, यानी छोटे प्रोसीजर में उनका वो ट्रायल निपटाया जाएगा।
फिर दूसरी कैटेगरी ऑफ क्राइम्स यानी जुर्म का दूसरी कैटेगरी जो है वो हम कहते हैं सीरियस ऑफेंसेस, यानी कि पेटी से थोड़े भयानक होंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, पर वो ऐसे क्राइम्स हैं जिनकी जो पनिशमेंट है वो 3 साल से ऊपर है और उस क्राइम में मिनिमम पनिशमेंट 7 साल की नहीं दी गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर किसी जुर्म में 7 साल की पनिशमेंट मिनिमम दी गई है तो वो जुर्म बन जाएगा हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम वो जुर्म होता है जिसमें अगर बच्चा 16 से 18 साल की उम्र के ब्रैकेट में फॉल करता है तो कहीं आफ्टर अ डिफरेंट असेसमेंट, देखिए कानून अपनी पूरी प्रक्रिया करेगा, ऐसा नहीं है कि उस केस में उसको बड़ों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, पर ये एक प्रावधान है कि उस केस में आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट ये देखा जा सकता है कि 16 से 18 साल का बच्चा जिस पे आरोप है कि उसने हीनियस क्राइम किया है, यानी ऐसा जुर्म जिसकी पनिशमेंट 7 इयर्स मिनिमम है ही है, वो का उसमें बड़ों की तरह भी ट्रायल चलाया जा सकता है। ये इस कानून के अंदर देखा जाए तो सबसे अहम बात है कि अगर वो हीनियस क्राइम है तो उसमें एडल्ट की तरह जो है पूरी कार्रवाई होगी, उसी तरीके से कानून के तहत उस पर जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। लेकिन जहां हम समझने की बात करते हैं इस कानून को, उसके अंदर हम उन कैटेगरीज को भी समझेंगे जिसके अंदर ना सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने जुर्म किया है, वो बच्चे भी जिनका कोई जुर्म नहीं है। तो प्रज्ञा जी, उनको किस तरह से ये कानून प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से उनको सहारा देता है, चाहे उनको रिहैब करना हो या उनको कहीं शेल्टर प्रोवाइड करना हो या उनको सुधारना हो? बहुत ही वाइड एम्बिट है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का निर्माण हुआ था, थोड़ा सा मैं एनसीआरबी का डेटा भी देना चाहूँगी। इंडिया के संदर्भ में अराउंड 30,000 हीनस क्राइम की 30,500 प्लस हीनस क्राइम की कैटेगरी है और इसमें न सिर्फ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेटी या सीरियस या हीनस क्राइम्स कंडक्ट किए हैं, इसमें ऐसे भी बच्चे इंक्लूडेड हैं जो सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, नॉट डेलिबरेटली कि वो करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका एक रोल इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसमें ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, पॉक्सो से रिलेटेड मैटर्स, रेप से रिलेटेड मैटर्स, ये सारे इस तरीके के, और मर्डर के भी कुछ कुछ केसेस आए हैं। एक थोड़ा सा इसमें अगर हम जेंडर बेस पे और जाएंगे स्टैटिस्टिक्स पे, तो हमें पता चलेगा कि 100% में 99% अनफॉर्चुनेटली ये जो कैटेगरी है ये मेल्स की है, ऑलमोस्ट 1% फीमेल की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन जैसे कि बोला गया है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट या इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है, ये एक सेंसिटाइजेशन करता है कि बच्चों की मनोदशा या उनकी मनस्थिति को जाना जाए, क्या सिचुएशन थी, क्या परिवेश थी, यदि उन्होंने चोरी की तो क्या भूख के कारण चोरी की, या उनको ऐसी स्थिति में डाला गया कि उनके लिए महज एक समय का स्क्वायर मील खाना शायद इंपॉर्टेंट था कि वो इस क्राइम को करने पे मजबूर हुए। तो ऐसी स्थिति में यदि हम उन्हें कन्वर्ट करें या उन्हें हम ट्रीट करें एज इक्वल टू एडल्ट्स कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है, तो ऐसे में शायद ये ठीक नहीं होता। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स और वेलफेयर बॉडीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ इस तरीके से, और ये बहुत ही सेंसिटाइज्ड हैं। ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, यहाँ पे सोशल वेलफेयर बॉडीज और एनजीओज की भी महिलाएं होती हैं जो बच्चे का हर तरीके से उनका इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या कैसा रहा है, सोशल आउटलुक कैसा रहा है, उसको हर लेवल पे असेस करती हैं और तब उनकी स्थिति को उनके आचरण के हिसाब और किस तरीके से वो कन्फ्लिक्टेड हैं लॉ में, उसके हिसाब से ट्रीट करती हैं। जी, इसमें एक तन्वी जी से समझना चाहूँगा, जैसे प्रज्ञा जी ने कहा कि उनको उनके साथ अडल्ट की तरह ट्रीट करना जो है वो पूरी तरह से सही नहीं होगा और कानून के अंदर उसको प्रोविज़न भी एक दिया गया है। तो कितना ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ हीनियस क्राइम, एक तो सबसे पहले ये कि हीनियस कौन तय करेगा, और दूसरा ये है कि उनको हीनियस क्राइम में अडल्ट की तरह ट्रीट करना जो है वो कितना अहम मानती है कानून के तहत? देखिए, बच्चे बच्चे होते हैं, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ये बहुत इम्प्रेशनेबल एज है, और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जे एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन एक्ट सिर्फ सीसीएल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, यानी उन बच्चों पर ही बात नहीं करता जिनका कहीं ना कहीं कानून से कुछ ना कुछ उनकी भिड़ंत हो गई है, सिर्फ उसकी बात नहीं करता। हम सीएनसीपी की भी बात कर रहे हैं। ये कौन है सीएनसीपी? वो बच्चे हैं जिनको या तो उनके परिवार वाले पाल ही नहीं सकते, इसमें वो बच्चे भी हैं जिनके माता पिता है ही नहीं, या फिर उनके माता पिता ने उन्हें सरेंडर कर दिया है, या वो ऐसी स्थिति में है, जैसे आपने देखा ही होगा सड़क पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो भी सीएनसीपी यानी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। उसके साथ साथ भीख मांगता हुआ बच्चा या ऐसा बच्चा जिसको भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो भी सीएनसीपी है।
कोई घर से भागा हुआ बच्चा जो परिवार से बिछुड़ चुका है वो भी CNCP है। तो CNCP एक बहुत ह्यूज कैटेगरी है। इसमें हर वो बच्चा जिसको मदद की इन कैटेगरीज में ज़रूरत है वो CNCP कैटेगरी में आता है। पर आप इसके साथ मेरी बात से मैं जो जोड़ने वाली बात आपको बता रही थी कि CCL और CNCP बहुत बार ओवरलैप करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो वो सिर्फ क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है क्राइम करने में या उसका कोई क्राइम से रिलेटेड मोटिव पूरा हो रहा है इसलिए वो क्राइम कर रहा है। बहुत बार एक्सपेरिमेंटेशन, सही गाइडेंस ना मिलना, पेरेंटल निग्लेक्ट या अबैंडनमेंट या अपना आइडेंटिटी का सोर्स ही अगर वो किसी ऐसी गलत एक्टिविटी में समझ रहा है, यानी सही गाइडेंस ही नहीं है उस बच्चे के पास, तो वो बच्चा क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और क्राइम को वो मज़े और एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। तो आप जैसे प्रज्ञा जी जो हिट एंड रन के मामलात होते हैं, क्या उनको भी हम इसी तरह के मामलात में ले सकते हैं कि जहां वो क्राइम भी कर रहा है उसको एंजॉय भी कर पा रहा है? सर देखिए, इसमें जो 2 कैटेगरीज मैम ने बताई हैं वो प्राइमरी कैटेगराइजेशन किया हुआ है, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन हु नीड प्रोटेक्शन। सो ये 2 एक डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हाउएवर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ओवरलैपिंग हो। कोई बच्चा जो ऑर्फन है, कोई बच्चा जो अबैंडन्ड है या वो अपने घर से भागा हुआ है, इस तरीके के बच्चे, और घर से भागा, उसे भूख लगी, उसने चोरी कर ली, तो वो शायद एक ग्रे कैटेगरी में, ग्रे जोन में आ रहा है। तो ऐसे इस प्रकार की जो कैटेगरी के चिल्ड्रन हैं उनको क्या आप इक्वेट कर सकते हैं कि वो कन्फ्लिक्टेड हैं लॉ से? ये समझना बहुत आसान है। तन्वी जी, कैसे फर्क करेंगे इनमें? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी सर, जिस तरह की कैटेगरी की बात मैम कर रही है, अब इस एक्ट में ये बहुत अच्छी और एक ब्यूटी ऑफ द एक्ट यही है कि इस कैटेगरी को हम अपराध नहीं मानते। ये अपराध ही नहीं है, आप इसे किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। भूख के कारण किया गया बहुत पेटी ऑफेंस है, इसको हम ट्रिवियल एक्ट मानते हैं, इसको हम अपराध नहीं मानते। उस बच्चे के खिलाफ हम ये इंक्वायरी आगे नहीं चलाएंगे, सेम डे उसको छोड़ सकते हैं, पर उसमें उस बच्चे की ICP ज़रूर बनेगी, यानी उसके आगे रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन और रीइंटीग्रेशन के लिए जो कर सकते हैं वो जो सरकारी योजनाएं हैं वो उसको मिलेंगी। पर दूसरी तरफ सर इम्पॉर्टेंट ये बात है समझनी यहाँ पर कि ये जो हीनियस कैटेगरी जो हम बार बार ये बोल रहे हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन लॉ। बहुत कम ऐसे ऑफेंसेस हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। मैं आपको गिनती में, एक्चुअली बहुत ही कम है जी। तो आप ये मत सोचिए कि हर एक्टिविटी की इसी तरह से पनिशमेंट और ट्रायल होगा। बहुत ही कम ऐसे ऑफेंसेस जिसमें मर्डर, गैंग रेप, पॉक्सो यानी बच्चों के ऊपर किया गया जो यौन शोषण है, उन कैटेगरी के केसेस, या फिर वेपन के साथ की गई रॉबरी या डकैती, ये वाले केसेस आते हैं जो बहुत हैंडफुल, बहुत ही कम है। उसकी कैटेगराइजेशन में ये हम हीनियस क्राइम की बात करते हैं। ये सब हीनियस क्राइम की कैटेगरीज में आएंगे। तो अब यदि बच्चे को किसी मिलिटेंट ग्रुप में, टेररिज्म में जाने के लिए उकसाया जा रहा है, कुछ इस तरीके के एक्ट्स हो, वहां पे हम इन सब चीजों को कैटेगराइज करते हैं। अदरवाइज हीनस क्राइम्स की कैटेगरी जैसे कि बताया गया है कि स्टैटिस्टिकली बहुत कम है। लॉ वाइज अगर आप देखें तो 7 साल के ऊपर के जो अपराध हैं जो कैटेगराइज किए हैं उसमें आते हैं, लेकिन ब्रॉडली ये रेप के, गैंग रेप के, एसिड अटैक के, पॉक्सो के, इस तरीके के मैटर्स इसमें कवर्ड। डेटा किस तरह के तन्वी जी हमारे सामने आते हैं कि क्या जो ये बच्चे हैं ये हीनियस क्राइम की तरफ ज्यादा जा रहे हैं या पेटी ऑफेंसेस की तरफ जा रहे हैं या सीरियस ऑफेंसेस में? सर शुरुआत पेटी ऑफेंस से होती है, जैसे सब कहते हैं स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, वहीं से शुरुआत होती है। फिर अब थोड़ा सिंडिकेट्स काम करने लग गए हैं जो इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनका सोर्स ऑफ आइडेंटिटी अपने में है ही नहीं, यानी खुद अपने परिवार के साथ वो जुड़े हुए नहीं है या उनको परिवार में वो सुख नहीं मिलता। तो फिर वो सिंडिकेट्स उनको स्काउट आउट करके, उनको आइडेंटिफाई करके सीरियस और हीनियस क्राइम्स के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि डेटा ऐसा नहीं है कि हर वो बच्चा जिसने पेटी ऑफेंस किया है वो हीनियस तक पहुंच जाएगा, या जिसने हीनियस किया है वो पहले पेटी करके आएगा। तो ये जनरलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन नहीं होती है कानून में। बट हाँ, ये है कि जब शुरुआत होती है तो फ़ोन चोरी से, मोबाइल चोरी से, लैपटॉप पे हैकिंग, ये छोटी छोटी जो चीज़ें बच्चे अपनी एक्सपेरिमेंटेशन में भी करना चाहते हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न सर ये भी है कि ड्रग्स जो हमारी सोसाइटी में अवेलेबिलिटी है, तो ड्रग्स की नीड को पूरा करने के लिए वो उस तरह के एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी, अक्सर ये भी मामला सामने आ रहा है प्रज्ञा जी कि बहुत सारे जो ग्रोह हैं क्रिमिनल्स,
वो बच्चों का इस्तेमाल करवा रहे हैं ताकि वो बच्चे जो हैं आसानी से छूट जाएं और उधर उनका काम भी हो जाए। तो इस तरह के मामलात में किस तरह से ये कानून जो है एक असरदार कानून साबित हो सकता है? सर, बच्चे अगर आप प्राइमा फेसाई देखें तो किसी को भी बच्चों की मंशा पे डाउट नहीं होगा। सबको ये लगता है कि ये तो बच्चे हैं, ये मन के सच्चे होते हैं, ये क्राइम्स नहीं करेंगे, या इन जनरल एक दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि बच्चे डेलिबरेटली कुछ नहीं करेंगे। लॉ ने भी बच्चों को प्रोटेक्शन दी हुई है इस तरीके की, तो वो एक ऐसे में बहुत ही बढ़िया वेपन बन सकते हैं या ढाल बन सकते हैं उन परपोर्टेड क्राइम्स के लिए जिनको कंडक्ट करने के लिए उनके पीछे प्रॉपर सिंडिकेट्स हैं या ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जो बच्चे को एज अ पॉन इस्तेमाल करते हैं। तो वो बच्चे का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या ये बच्चा कुछ कन्फ्लिक्टेड है, कुछ परेशान है, या अपनी मनोदशा से वो ऐसा ग्रसित है कि उसको समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में उसकी मेंटल स्थिति को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो एक परफेक्ट चैनल बन जाता है क्राइम्स करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम चूंकि ये बच्चों के केसेस जुवेनाइल बोर्ड में जाते हैं और उनको हार्डकोर क्रिमिनल कोर्ट के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाता, तो वो इन अ वे उनके लिए एक इजी एस्केप चैनल भी बन जाता है कि यदि कुछ हुआ भी तो मैं बच्चे को ये बोल दूंगा कि तुम्हें पैसे दे दिवा के तुम्हारे घर वालों का या हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे क्योंकि तुम्हें इतनी लंबी पनिशमेंट नहीं होगी। तो वो तरीके से ल्योर करते हैं बच्चे को। और चूंकि अगर हम जिन्हें डील कर रहे हैं, हम बात यहां बच्चों की कर रहे हैं, हम वयस्कों की नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चों को उनको बचाया कैसे जाए, इस तरह के हथकंडे में फंसने से उन्हें बचाया कैसे जाए, और किस तरह अगरचे उससे कुछ शुरुआती कोई क्राइम हो गया तन्वीर जी, तो किस तरह उसको हम रिहैब कर सकते हैं, कहीं एक सुधार गृह में भेज सकते हैं, क्या कुछ तरीके हैं हमारे पास इस कानून के? जी बिल्कुल, ये कानून ये दोनों प्रावधान बनाता है। एक तो जिस काम में आप भी जुड़े हुए हैं, अवेयरनेस सबसे बड़ा टूल है। अगर हमें जानकारी है, हमें समझ है, तो हम उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बच सकते हैं। दूसरा, जब बच्चा जे सिस्टम में आ जाता है तो इसके लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि उसको बड़ों से अलग रखा जाता है। बच्चों के अगेंस्ट FIR सिर्फ और सिर्फ एक ही मैटर में हो सकती है, जिस मैटर में या तो हीनियस क्राइम है या उसने एडल्ट एक्यूज यानी बड़े इंसान वयस्क के साथ एक क्राइम किया है, या उस केस में जिसमें मालूम ही नहीं है कि किसने क्राइम किया, सिर्फ उसी केस में FIR हो सकती है। तो जब FIR का प्रावधान नहीं है तो FIR से जुड़ी हुई बातें भी डिफरेंट तरीके से की जाती है। जैसे ही बच्चा सिस्टम में आता है, सबसे पहले जो चीज़ बनती है वो है सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट। ये हम पुलिस के जो स्पेशल ऑफिसर्स, जिसको हम CWPOs या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के नाम से जानते हैं, उनको ये दारोमदार दिया गया है इस कानून में कि आप सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट यानी कि जानिए कि क्या कहाँ से वो बच्चा आया है, समझने के लिए कि वो बच्चा किस तरह से हम संभाल सकते हैं आगे और किस पृष्ठभूमि से है वो। फिर जब वो जे सिस्टम में आ जाता है तो प्रोबेशन ऑफिसर को इत्तला दी जाती है कि इस तरह से एक बच्चा है। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है मुझे ये बताना, बच्चों के केस में बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, यानी कि ज़मानत उनका हक है। सिर्फ 3 ही ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें उनको बेल डिनाई करी जा सकती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि बेल उनका मैटर ऑफ राइट यानी उनका हकूक़ है कि उनको ज़मानत दी जाए, अनलेस जो बोर्ड है वो ये समझता है कि वो जाकर किसी नॉन क्रिमिनल यानी उस एरिया के या वहाँ के एक नॉन क्रिमिनल जो पहले से ही इस तरह की गतिविधियों में है उसके एसोसिएशन में आ जाएगा, या बच्चा खुद से ऐसी सर्कमस्टांसेस में है कि वहाँ पर उसको किसी ना किसी तरह की डेंजर सिचुएशन में है, चाहे वो मॉरल डेंजर है, चाहे वो साइकोलॉजिकल डेंजर है, चाहे वो फिजिकल डेंजर है, तो उससे बचाने के लिए बच्चे को बेल ना दी जाए। या तीसरी बात, उसको बेल देने में जो कानून के एंड्स ऑफ जस्टिस जिसे हम कहते हैं वो मीट ही ना हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो कि पूरा का पूरा न्याय प्रणाली फिर कुछ कर ही ना पाए, तो उस केस में एक तरह से बच्चे की एहतियात के लिए बेल डिनाई करी जाती है। तो बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट। फिर अब सेकेंडली, अब हम जब प्रोबेशन ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो यहाँ बनेगी SIR यानी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये कौन बनाएगा? ये प्रोबेशन ऑफिसर बनाते हैं सर। और ये इंपॉर्टेंट हमारे को समझना है, यहाँ हम सिर्फ बच्चे की पृष्ठभूमि की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे की इंटेंशंस, बच्चा क्या चाहता है, क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज़ है, इन सब को भी यहाँ टटोल लेते हैं एक काउंसलर और एक प्रोबेशन ऑफिसर की मदद से, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है या उन्हें बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। अब बोर्ड में आने के बाद भी, जब बोर्ड में
एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होते हैं जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उनके साथ 2 मेंबर्स होते हैं जिनको सोशल वर्क, चाइल्ड राइट्स, लॉ, इन सब का ज्ञान होना ज़रूरी है। एज इन दोनों में से किसी एक को, वो साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, और अगर हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो वो लोग भी होते हैं, वो भी बच्चे से बात करेंगे, बच्चे के परिवार से बात करेंगे, ये ढूंढने के लिए कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि बच्चा क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो हम एक सही रिहैबिलिटेशन प्लान बना सकते हैं, और जब तक ये पूरी कानून की प्रक्रिया जो उसका ट्रायल से रिलेटेड, जिसको हम इंक्वायरी कहते हैं, ट्रायल शब्द भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जेजे में, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जब तक उसकी कंप्लीट होंगी तब तक उससे पहले हम बना लेते हैं एक केयर प्लान, जो इंडिविजुअल का केयर प्लान जिसको कहते हैं हम आईसीपी। तो आईसीपी बनना यानी केयर प्लान बनने में आ जाएगा कि उस बच्चे को किस तरह से रिस्टोर किया जाए, मेन स्ट्रीम यानी जो जहाँ जो समाज में उसे वापस जाना है उसके लिए तैयार करा जाए, रीइंटीग्रेट किया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो दी जाए, ड्रग डी एडिक्शन की ज़रूरत है तो वो दी जाए, या काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ उसे नहीं उसके परिवार वालों को भी, तो वो भी उसको मुहैया कराई जाए। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है ब्रिंगिंग देम बैक टू एजुकेशन। अगर दोबारा उनको शिक्षा प्रणाली से दोबारा उनको तामील के साथ जोड़ा जा सके और ये बताया जा सके कि फ्यूचर है ब्राइट, तो वो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं है, तो क्या इस कानून के तहत ये भी पूरा इंतजाम किया गया है कि उसकी तालीम के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए इंतजाम किया जाए। तो ये कानून के वो अहम पॉइंट्स थे जिनको हमने आज अभी तक जाना और समझा है, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना और समझना इस कानून के तहत बाकी है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में आपका, जहां बात होती है आपके हक की और हुकूक की। आज हम बच्चों से मुताल्लिक अहम कानून जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर बात कर रहे हैं, जहां पर जिस कानून के तहत ये कोशिश की गई है कि ना सिर्फ हर मामले के अंदर बच्चों को सजावार ठहराया जाए, बल्कि उनके सुधार के लिए भी इंतजामात किए गए हैं, पूरी कोशिशें की गई हैं। अगर हम उन बच्चों की बात करें जो किसी जुर्म में मुब्तला हैं, तो उनके लिए किस तरह से उनको ट्रीट किया जाए उसका भी इंतज़ाम किया गया है। और वो बच्चे जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन उनको केयर की ज़रूरत है, उन्हें शेल्टर की ज़रूरत है, उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसके लिए भी इस कानून के अंदर पूरा इंतज़ाम किया गया है। तनवीर जी से समझना चाहेंगे कि जो बच्चे कभी किसी छोटे मोटे मामले में फंस जाते हैं और अक्सर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें किस तरह से फ्री लीगल एड मिल सकती है, एक गाइडेंस के साथ साथ, ना सिर्फ गाइडेंस बल्कि उनको लगे कि हाँ कोई खड़ा हुआ है इस कानूनी लड़ाई में उनके साथ। जी देखिए, बच्चों को चाहिए सही गाइडेंस, और वो सही गाइडेंस ना मिले तो फिर स्वे होने के, गलत रास्ते पे जाने के बहुत सारे उनके पास और तरीके पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए लीगल एड तो एक असेंशियलिटी है, उनका फंडामेंटल राइट की तरह से ट्रीट किया जाता है जेजे एक्ट में। जेजे के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये कानून बना है, उसमें भी फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स की तरह से कि ये ज़रूरी चीज़ है, पैरामाउंट चीज़ है, उस तरह से ही बनाया गया है। फिर उसके बाद जब हम जेजे की बात करते हैं, जेजेबीज़ की जो ड्यूटीज़ की बात करते हैं, उस पर ये जेजेबी यानी वो बोर्ड जो ये केसेस को आगे चला रहा है और इसे डिसाइड करेगा, उनके ऊपर ये एज अ ड्यूटी यानी उनको ये ज़रूरी है ये मानना कि बच्चे को लीगल एड मिली होनी चाहिए, उनको ये देखना है कि बच्चे के पास लीगल एड हो।
तो इसीलिए हमारे पास, जैसे हम DSLSA से है, जैसे राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कहते हैं, वहाँ पर हमने एक अलग ही कंप्लीटली डेडिकेटेड पैनल बनाया है जो सिर्फ JJB का ही काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक बोर्ड बैठा है। और उसके बाद भी, क्योंकि इस कानून में बच्चे को शाम को भी पेश किया जा सकता है, तो उसके बाद भी डेडिकेटेड लीगल प्रैक्टिशनर्स यानी कि लॉयर्स अवेलेबल है उस बच्चे के लिए। जैसे सर आपने पॉइंट आउट किया, हैंड होल्डिंग बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को मालूम ही नहीं है कि नेक्स्ट स्टेज पे होना क्या है जी। तो शुरू से लेकर आखिरी तक की प्रक्रिया पूरी की पूरी उससे और उसके परिवार वाले यानी गार्जियन जिसे हम कहते हैं, उन्हें मालूम होनी चाहिए ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे। उसके साथ साथ किस स्टेप पर क्या होगा, किस तरह से क्या सबूत पेश किए जाते हैं, ये सब भी उस बच्चे को मालूम होना चाहिए। इसका ये प्रावधान है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं CCL की, हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, किसी के खिलाफ क्राइम हुआ भी है जी, तो वो पर्सन जिसको हम विक्टिम ऑफ द क्राइम कहते हैं, उसके पास भी ये राइट है कि वो लीगल एड ले सके। और इम्पॉर्टेंट ये है, अगर वो क्राइम उन श्रेणियों में, उस कैटेगरी में आता है जिसमें कॉम्पनसेशन मुहैया कराई जा सकती है, तो वो कॉम्पनसेशन ग्रांट करने की ड्यूटी भी DSLSA या DLSA के पास आती है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है, मैं यहाँ पे बता दूँ सर, 1516 यानी 1516 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को भी इस तरह की ज़रूरत हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 24/7 फ़ोन कर पता कर सकते हैं और अपनी कानूनी सलाह मुहैया करवा सकते हैं। इस कानून का एक अहम मकसद सुधार है, यानी जो बच्चे अगर किसी गलत राह पर चल सके या चले गए तो उनको हम सुधार की तरफ ला सकें, या वो बच्चे जिनका कोई वली वारिस नहीं है या जिन्होंने सरेंडर किया है उनको किस तरह से सुधारा जाए। यहाँ प्रज्ञा जी से समझना चाहेंगे कि जब हमारे सामने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आते हैं, तो हमने एक नई चीज़ भी देखी कि जहाँ कम्युनिटी सर्विस सामने आती है, तो वो कम्युनिटी सर्विस इस तरह के सुधार के मामलों में किस तरह मदद करेगी, ऐसे जो मामले आते हैं जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं। एक गिव बैक करना सोसाइटी को अप्रोच हमेशा से बहुत ही अच्छी अप्रोच रही है, या गुड समैरिटन जिसे कहते हैं। जब ये तीनों न्यू लॉज आए, संशोधन हुआ इंडियन पीनल कोड का, CPC और CRPC और एविडेंस एक्ट का, तो ये सोचा गया कि कहीं ना कहीं आपने जो क्राइम्स किए हैं, यदि वो इतनी बड़ी श्रेणी में नहीं आते हैं कि उसके लिए आपको पीनलाइज किया जाए या जेल में ठूसा जाए, उसके लिए एक अदर अप्रोच, एक रिहैबिलिटेटिव या रिफॉर्मेटिव अप्रोच ये भी है कि आप कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं। आपने जो गलत किया है, आप एक तरीके से गिव बैक कर सकते हैं। आप किसी एक अवेयरनेस ड्राइव का पार्ट बन के, कहीं कोई कम्युनिटी सर्विस में साफ सफाई अभियान है, आप उसका हिस्सा बन जाएं। तो इस तरीके से जब आप समाज को गिव बैक करेंगे तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ ये आएगी आपको कि चलो मैंने अगर यदि कुछ गलत भी किया है तो आपको भी सोचने का, एक पॉज लेने का मौका मिलेगा कि मैंने उसी समाज में कुछ एक बेटरमेंट किया है। और कहीं ना कहीं कि आपका इंटेंशन या मेंटल एंगल से बहुत ही सॉफ्टली आपको ये प्ले करता है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा इनकॉर्पोरेशन था ये जो नए कानून आए हैं उसमें ये डालने के लिए। तन्वी जी, आप कितना सहमत हैं इस बात से कि ये भी एक तरीके से उनके सुधार के लिए अच्छा साबित होगा? बिल्कुल। देखिए, JJ में ये सिस्टम बहुत सालों से था। ये 2000 का जो कानून था उसमें भी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडेड था, 2015 में भी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडेड था, बट सिर्फ और सिर्फ CSE CLs के लिए, यानी उन बच्चों के जो पाए जाते हैं कि उन्होंने क्राइम किया। तो कम्युनिटी सर्विस बच्चों के लिए एक बहुत डिफरेंट एंगल देती है। मैं बिल्कुल मैम से सहमत हूँ कि गिव बैक टू द सोसाइटी, पर गिव बैक टू द सोसाइटी से भी बेहतर एक और चीज़ है कि जब आप उनके साथ काम करते हैं जो कानून की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हम ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर्स की तरह उन बच्चों को लगाते हैं जिन्होंने रोड रेज के केसेस में कुछ किया है या फिर उनके नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, वहाँ उनको कानून की बेहतर समझ। और देखिए, ट्रैफिक मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है, हम सब कह देते हैं इस बात को, बट जब वो मैनेज करने की बात आती है तो बहुत मुश्किल है। तो उस तरह की सीख, जो प्रैक्टिकल सीख है, सिर्फ किताबी बातों से अलग, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस तरह हॉस्पिटल्स में सेवा प्रदान करना या इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम करना, ये दोनों चीज़ें बच्चों को और रिस्पॉन्सिबल बनाती है और ये एहसास दिलाती है कि हमसे भी मजलूम कोई और हो सकता है। और उस पर्सन के दर्द को जब कोई समझता है तो शायद मन में एक अच्छाई की भावना भी जागृत होती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है।
बच्चों के लिए काफ़ी कारगर रहता है। देखिए, बच्चों को हम जो नॉर्मल सज़ा है वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। 3 साल से ज़्यादा सज़ा बच्चों के प्रावधान है ही नहीं, अनलेस उनको हम एडल्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था। तो इस 3 साल की सज़ा में हम ज़रूरी नहीं है कि उनको उनके परिवार से अलग करके रखें। बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें ही बच्चे के साथ काम करती है। आप बच्चे से खिलौना छीन के देखिए, वो नहीं देगा, पर उसको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी दीजिए, कुछ और उसको कुछ जिसको हम कैरेट एंड स्टिक मेथड्स कहते हैं, उस तरह से उसके सामने एक और अपॉर्चुनिटी रखिए, शायद वो खिलौना की जिद छोड़ देगा। तो इसी तरह से उस बच्चे के साथ उसके लेवल पर आकर वो काम करने की ज़रूरत होती है। बच्चे के लेवल पर आकर के काम करने की ज़रूरत है। और जहां हमने कम्युनिटी सर्विस की बात की, वहां हमने ये भी समझा कि इसका प्रोविज़न वहां पहले से मौजूद है। और जब हम उनको रिहैब करने की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि 3 साल से ज़्यादा की सज़ा भी नहीं दी जा सकती, तो क्या उनके लिए जेल जो हैं उनके अंदर भी एक अलग इंतज़ाम किया जाता है ताकि वो ज़्यादा सेफ जोन में रहें? सर, बच्चों का जेल ही नहीं होता, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ये एक बड़ा अहम मसला है जो बच्चों में आमतौर पर चलता है कि जेल चले जाओगे, बच्चों की जेल अलग होती है। मैं चाहूँगा उस पर बहुत अच्छी रोशनी डाल रही है इस वक्त तन्वी जी। बच्चों की जेल नहीं होती। आप ये बात समझिए, जे एक्ट ने खुद ही कह दिया कि बच्चा एक अलग है, एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल पर्सन। उसके लिए अलग कानून, अलग प्रावधान होने चाहिए, और बड़े लोगों के साथ उसको उस तरह से इंटरमिंगल नहीं कर सकते, स्पेशली जब बड़े इंसान भी क्राइम के अगेंस्ट कुछ, मतलब लॉ के अगेंस्ट कुछ क्राइम कर चुके हैं। तो बच्चों के होते हैं प्रोटेक्टिव कस्टडी, यानी प्रोटेक्शन होम, संरक्षण के घर। जहाँ जो पहली कैटेगरी ऑफ घर होते हैं उनको कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन होम्स। ऑब्जर्वेशन होम एज अप्रोप्रिएट होते हैं, जैसे दिल्ली में ऑब्जर्वेशन होम 1, 2 और 3 है, और लड़कियों के लिए ऑब्जर्वेशन होम फॉर गर्ल्स है। तो वहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिन पे या तो ये आरोप है कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, या फिर ये सिद्ध होने की कागार पर है कि उन्होंने क्राइम किया है। उसके अलावा होते हैं स्पेशल होम्स, कि जब ये साबित हो गया कि बच्चे ने क्राइम किया है। ये वर्ड जो क्राइम मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये हम आपस में जो आम बोलचाल की भाषा है, पर बच्चे के केस में हम ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते। हम कंप्लीटली नॉन एक्यूजेटरी, यानी इल्ज़ाम ना लगाने की प्रोसीडिंग्स की तरह से इसमें कार्रवाई करते हैं। तो वो हो गया हमारा स्पेशल होम। उसके अलावा होता है एक प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी भी एक अलग तरह का, एक विभिन्न तरह के एक ऑब्जर्वेशन शेल्टर होम या प्रोटेक्टिव होम की तरह से काम करता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने या तो हीनियस क्राइम किया है, या अभी उनकी एज नहीं समझ आ रही। बिकॉज जे एक्ट का सबसे बड़ा जो मूल चीज़ है वो है उम्र। 18 साल से कम बच्चा ही जे के अंदर आएगा, तो इसलिए उम्र की डिटर्मिनेशन नहीं हो पा रही, उस बच्चे को भी प्लेस ऑफ सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड या कोर्ट के ऑर्डर से भेजा जा सकता है। जी, और यहाँ जब हम बात करते हैं तो कई मर्तबा ये लफ्ज़ सामने आता है कि चिल्ड्रंस कोर्ट, बच्चों की अदालत, और एक बोर्ड हम सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा इस फ़र्क को भी तन्वी जी बताएं कि किस तरह से बोर्ड में कौन से मैटर्स चलेंगे और जो बच्चों की अदालत होती है उसमें कौन से मैटर्स चलेंगे, उसको भी मैं चाहूँगा बताएं। देखिए, 2 बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जेजेबी में हर वो मैटर चलेगा जिसमें अपराधी बच्चा है और 18 साल। बच्चा हमारे यहाँ फंडामेंटली वो बच्चा है जो 18 साल से कम है। हमारी लॉ में कॉन्सेप्ट होता है डोली इनकम्पास, जिसको हम मानते हैं 7 साल से छोटा बच्चा हम मानते हैं कि वो क्राइम कर ही नहीं सकता, जुर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता ही नहीं है कि वो क्राइम है कि नहीं। 7 से 12 साल के बच्चे जो हैं वो हम ये मान के चलते हैं वो डाउटफुल एज है। हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्चे में वो कैपेसिटी थी, वो क्षमता थी कि वो क्राइम कर सकता है कि नहीं। तो 12 साल तक तो हम डाउटफुल एज ही मानकर चल रहे हैं। 12 साल के ऊपर का जो बच्चा, यानी 12 से 18 साल के जो ऊपर का बच्चा है, उनको हम ट्रीट कर रहे हैं एज CCL। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि CCL इस कैटेगरी में बच्चा फॉल कर रहा है, तो उस हिसाब से एप्रोप्रिएट उसके प्रोविजंस होते हैं। सॉरी जी, जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उसको भी समझना, और ख़ासतौर से जुवेनाइल की जब हम बात करते हैं तो 12 से 18 तक के बच्चे को जुवेनाइल में रखा जाता है। और जब इन बच्चों की अदालतों की हमने बात की अभी तक, क्या प्रज्ञा जी हमारे पास अडॉप्शन के कानून मौजूद थे? अडॉप्शन के कानून मौजूद होते हुए भी हमने इस कानून के अंदर अडॉप्शन की जो अहम बातें थी उनको लाने की कोशिश की। क्या ज़रूरत थी और कितनी अहम है इसके अंदर अडॉप्शन को इंक्लूड करना? सर, कारा नाम का एक हमारे पास एक रिसोर्स अथॉरिटी है जिसमें बेसिकली हम अडॉप्शन से रिलेटेड नए प्रावधान लेकर आए जो हमने इनकॉर्पोरेट किया इस पर्टिकुलर जे एक्ट में। यदि आप इंटरनेशनल लॉ का पार्ट पढ़ें, कोई फॉरेन नेशनल है जो यहाँ से बच्चा गोद लेना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, या यहाँ का बच्चा बाहर जाना चाहता है, यदि इस तरीके की स्थिति है तो एक रेगुलेटरी बॉडी या एक सेंट्रल बॉडी जो बनाई गई, दैट इज़ कारा।
कारा एक बेहद ही संजीदा बॉडी है जिसने सर्टेन गाइडलाइंस बनाए हैं, जो प्रॉपर वेरिफिकेशन करती है, बैकग्राउंड चेक करती है जहां बच्चे को भेजा जा रहा है। एनओसी जब तक नहीं ग्रांट होती तब तक हमारे देश से बच्चा दूसरे देश नहीं जा सकता। तो ये जो कारा की एजेंसीज ऐसे रेगुलरली बहुत मैटर्स होते हैं, कारा ने बहुत स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट मेजर्स बनाए हुए हैं, एक गाइडलाइन बनाई हुई है और एप्रोप्रिएटली आपको स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। यदि आप अपने देश से किसी अडॉप्शन देखिए, बहुत ही खूबसूरत विचार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी तन्वी जी। और क्या उसको हमने स्पीडी अडॉप्शन के लिए हमने इस कानून के अंदर जेजे के अंदर जो है अडॉप्शन पर भी हमने बात की? सर नॉट ओनली स्पीडी, हम सिर्फ इसका टाइम ही कम नहीं कर रहे हैं, हम इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस ऐड कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। बच्चा किस जगह जा रहा है, कुछ टाइम पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग एडॉप्शन के थ्रू होना शुरू हो गया था जब इस पे एक कंट्रोल लॉ नहीं था, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए। पर जेजे में क्यों ज़रूरी है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा बच्चा जिसको फिट फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर किया जाए, ये काम है बाल कल्याण समिति यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। वो कमेटी CNCPs के लिए बनती है, वो भी जेजे में है। तो एनी चाइल्ड जिसको, ऐसा बच्चा जिसको अडॉप्शन के लिए फिट डिक्लेयर किया जाए, वो पहले CWC का काम है, तब बच्चा कारा की एजेंसी में जाएगा, कारा के थ्रू जाएगा। तो उसके लिए अगर एक बच्चे को जो प्रिलिमिनरी, आप देखिए अडॉप्शन एक दिन का काम नहीं है, उसमें कुछ टाइम लगता है, तब तक वो बच्चा हम उसे कहाँ रख रहे हैं, उसका कैसे संरक्षण कर रहे हैं, उसका भरण पोषण कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए CWC का रोल यहाँ डिफाइन किया गया एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उसको एक प्रोटेक्टिव कल्चर में दिया गया, और ताकि हम तब तक ये खोजबीन कर सके कि जिस फैमिली में वो जा रहा है वहाँ वो ठीक से रह पाएगा या नहीं रह पाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें एड्रेस कर। एंड सर कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, JJB और जो चिल्ड्रंस कोर्ट की हम बात कर रहे थे, JJB वो बोर्ड है जो ये जो हमने 12 से 18 साल की जो बात करी, वो हर मैटर, चाहे वो कैसा भी मैटर है, हम यहाँ पर सेशन और मैजिस्ट्रियल कोर्ट का डिफरेंस नहीं करते हैं। हर तरह का मैटर, जिस केस में बच्चा जो है 18 साल से कम है, उसने क्राइम किया है, तो उसको हम JJB के सामने ही पेश करेंगे। अगर JJB इस डिसीजन पे आती है कि वो मैटर हीनियस है और वो बच्चा 16 से 18 साल के बीच में था, प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो एक बहुत लंबी और एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि उस बच्चे को एडल्ट की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, तो वो मैटर बच्चों की अदालत यानी चिल्ड्रंस कोर्ट में जाएगा। यानी पहले कोई भी मामला अगर है तो वो जुवेनाइल बोर्ड में जाएगा, और अगर उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं, वो फैसला लेते हैं। आपने कहा कि लंबी प्रक्रिया होती है, क्या वाकई एक लंबी प्रक्रिया है या सिर्फ इसलिए ताकि किसी के साथ कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए? बिल्कुल यही रीजन है सर। लंबी एज इन 3 महीने से ज्यादा ये प्रक्रिया नहीं हो सकती, ये टाइम फ्रेम है। 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट करनी ज़रूरी है। और ये 3 महीने किस दिन से काउंट होंगे? जिस दिन बच्चा पहली बार JJB में प्रोड्यूस हो गया है, उस दिन से ये आप ये कह सकते हैं मीटर चालू हो गया, यानी कि 3 महीने वहाँ से काउंट होने शुरू हो गए। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे से बात करके ये एहसास नहीं कर सकते कि उस बच्चे को एडल्ट की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। आपको साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट कमेंट भी चाहिए उस पर। SBR जो SIR, इन दोनों रिपोर्ट्स का मैं जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ, ये भी ज़रूरी है। बोर्ड की इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। अगर और कोई एक्सपर्ट चाहिए तो उसकी भी ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि बच्चे की फिजिकल मेंटल कैपेसिटी थी, यानी वो शारीरिक और मानसिक तौर पे ऐसा क्राइम कर भी सकता था, ये देखते हैं। फिर ये देखते हैं कि क्या वो उस क्राइम के जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है उसको समझने की कैपेसिटी, एबिलिटी रखता है, और उस बच्चे के क्या सर्कमस्टांसेस है, उसी केस में उसको एडल्ट, अगर माने ये सब कुछ था तो ही उसको एडल्ट कर सकते हैं। और ये केस जाएगा चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रंस कोर्ट में सिर्फ ये केसेस नहीं जाते हैं, पॉक्सो के मैटर्स भी चिल्ड्रंस कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि वो बच्चों की अदालत है। यानी हर ऐसा जो अपराध हुआ है जिसमें विक्टिम बच्चा है, वो जाएगा चिल्ड्रंस कोर्ट। उसके लिए एक अलग कानून है जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के अंडर आता है, वो एक अलग कानून है जिसके अंडर चिल्ड्रंस कोर्ट बनाई गई थी। और उसमें भी कोर्ट में ये संजीदगी है कि वो जिन जजेस को वहाँ पे रख रही है वो इक्विप्ड हों इस तरीके के चिल्ड्रन और चिल्ड्रन बेस्ड मैटर्स से डील करने के लिए, वो संजीदगी हो उनके अंदर, वो सीरियसनेस हो, वो इमोशनल इंटेलिजेंस हो कि वो बच्चे के मैटर को अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्रोसीड कर पाए। यानी वो उस तरह के माहिर होने चाहिए जो इस तरह के मामला को हल करें, और इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम बातों का ख्याल रखा गया है इस कानून के तहत। उम्मीद है कि इस कानून से मुताल्लिक आपने एक सैर हासिल गुफ्तगू जो आज सुनी तो आपने ज़रूर उससे कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए, और तमाम व्यूवर्स का, तमाम नाजरीन का भी कि आपने आज के इस प्रोग्राम को अपनी मोहब्बतों से नवाजा। इस प्रोग्राम से मुताल्लिक आप अपने राय मशवरे हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है
hopdurdu@gmail.com। हम आज के इस प्रोग्राम को यही मुकम्मल करते हैं और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात यानी कानून की बात के साथ। इजाज़त दीजिए, आदाब। मसनूई ज़हानत और दानिशमंदी, हुकूक, खतरात और सद्दबाब, तख्लीक व तसानीफ। कॉपीराइट एक्ट 1957 सिर्फ इंसानी तसानीफ को तस्लीम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं। मिल्कियत, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया प्रोग्रामर, सारिफ या कंपनी AI से तैयार करदा मवाद के मालिक हैं। मुनसिफाना इस्तेमाल, कॉपीराइट शुदा डेटा पर AI की तरबियत कानून के सेक्शन 52 के तहत फेयर डीलिंग व मुकाबला खिलाफ वर्जी पर सवालात उठाती है। अखलाकी हुकूक, AI के जरिए फनकार के अंदाज को कॉपी करना सेक्शन 57 के तहत महफूज करदा हुकूक की खिलाफ वर्जी समझा जा सकता है। पॉलिसी, हिंदुस्तानी अदालतों ने अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार करदा तसानीफ पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया है। इस्लाहात, भारत में कॉपीराइट के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिद्दत तराजी को मुतवाज़िन करने वाले एक नए फ्रेमवर्क की ज़रूरत है।